24 सितंबर से पहले मैं एक ऐसा एग्जाम्पल था कि ऐसे 5 साल आपको नहीं करना है, अनएम्प्लॉयड रह के मेहनत नहीं करनी है। पर 24 सितंबर 6 बजे ये चीजें बदल गई, एकदम से अपोजिट हो गई। अब मैं ऐसा एग्जाम्पल बन गया कि जरूर करनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ी हैं। इनकी कहानी आपको पेशेंस और परसिवरेंस का एक ऐसा जज्बा देती है। यूपीएससी सीएससी के 5 अटेम्प्ट, 3 इंटरव्यूज, अगर हम इनके 4th अटेम्प्ट की बात करें तो वो रिजर्व लिस्ट में 3 नंबर से रह गए। लेकिन इस बार इनकी मेहनत बेकार नहीं हुई और यूपीएससी सीएससी के 5th अटेम्प्ट में इनकी 290 रैंक हासिल किया है इन्होंने। हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में संदीप रजौरिया जी। वेलकम संदीप जी टू स्टडी आईक्यू। Thank you for giving me an opportunity. I'm very glad. Thank you so much. कंग्रेचुलेशंस टू यू। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम यूपीएससी सीएससी की बात करें, 5 अटेम्प्ट, 3 इंटरव्यूज, अगर 4th अटेम्प्ट की जैसे हमने बात की, आप 3 नंबर से रिजर्व लिस्ट में रह गए, बट स्टिल यू सस्टेन्ड इन दिस प्रिपरेशन। व्हाट वाज द मोटिवेशन? वेल, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था क्लैरिटी ऑफ पर्पस, जो मेरे पास था। मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, तो वो काफी एक डीपली इम्बाइब था मेरी पर्सनैलिटी में। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये मैंने अपने कॉलेज में फाइंड आउट किया था। मैं चाहता था कि मेरी इंजीनियरिंग एक लाइफ हो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स में। पर मेरे 3rd या 4th ईयर में मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे रूरल एरियाज के लिए, स्ट्रीट लाइटनिंग के अलग प्रोजेक्ट्स। उनसे मुझे काफी मोटिवेशन मिला। तो मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। अगर एक स्टूडेंट मेरे जैसा इतना कर सकता है, तो एक ऑफिसर कितना कर सकेगा। तो मैंने सोचा कि मेरे को नेशन बिल्डिंग में अपना रोल निभाना है, और मैंने ये मीडियम चुना, सिविल सर्विसेज का। अपनी जॉब डिक्लाइन करी और डायरेक्ट एंटर किया। और जब भी मेरा नहीं होता था, जैसे आपने बोला कि पिछली बार नहीं हुआ, तो जब नहीं हुआ था उस रात, मुझे आज भी याद है, मैं यही सोच रहा था कि मैं क्यों करने आया था। तो मेरा जो एक सेल्फ है वो बहुत कम था, यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट या मोटिव कम था। ना मैं फैमिली के लिए कर रहा था और ना ही मैं अपने लिए कर रहा था। मेरा एक था कि यार सोसाइटी एट अ लार्ज की बात है, यहाँ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड दैट वाज वन ऑफ द थिंग। और दूसरी चीज ये भी है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बोला एक और अटेम्प्ट दे दो, और थैंक्स टू देम कि मैं लिस्ट में आ गया। संदीप जी, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि यूपीएससी सीएससी की जो साइकिल है वो बहुत ही विशियस होती है अगर आपका हो नहीं रहा है, बट ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे इट गिव्स द मोस्ट होली रिजल्ट। अगर हम इस अटेम्प्ट की बात करें, सक्सेसफुल अटेम्प्ट में, बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स देखने के बाद, हाउ इज योर फीलिंग राइट नाउ? किस तरीके से अभी फीलिंग है? फीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। पर अब मैं इतना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब मैं सक्सेस और फेलियर को ऐसा इक्वली देखता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ द डे सब ठीक हो ही जाता है, चाहे हो या ना हो। बट आई एम वेरी हैप्पी, और काफी रिस्पेक्ट मिलता है इसको क्लियर करने के बाद। और जैसे 24 सितंबर से पहले, तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल था कि यू शुड नॉट डू दिस। 5 साल बीत चुके हैं और अनएम्प्लॉयड हूँ मैं, और बहुत सारी चीजें मेरी फैमिली में कभी कभार मैंने सुनी भी है। पर 24 सितंबर के बाद मैं एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बन गया हूँ। और मेरी वजह से काफी वो भी हो रहा है कि अब हम भी बनेंगे एंड हम मेहनत करेंगे। सो आई एम वेरी ग्लैड फॉर दिस एक्चुअली। डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मोरओवर कि 5 अटेम्प्ट आते आते लोग हिम्मत हार जाते हैं, वो इस प्रिपरेशन को गिव अप कर देते हैं। दे सीक फॉर अनदर थिंग इवन इफ बहुत ज्यादा दे वांट दिस थिंग। लेकिन आप एक ऐसे जीते जागते उदाहरण है कि अगर आपने किसी चीज को ठाना है तो तब तक उसको नहीं छोड़ेंगे जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। संदीप जी, क्या ऐसी चीज थी जो आपको 5 अटेम्प्ट तक कंसिस्टेंट रखी? मैं इसे बोलूंगा, सबसे पहला तो मैंने अपना क्लैरिटी ऑफ पर्पस बताया। सेकंड मेरा ये था इंटरेस्ट। तो आप अभी भी, जैसे अभी मेरा इंटरेस्ट काफी है इन सब चीजों में, पढ़ाई में, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। और इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तब मैंने जैसे मैंने आपको बताया, मैं विलेजेस में जाके देखता था कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। मुझे पता ही नहीं है कि जो वाइल्ड लाइफ है या फिर फॉरेस्ट क्या है, माउंटेन्स कैसे हैं, क्यों है यहाँ पर। तो ये सब चीजें ना
इंटरेस्ट थी और आज भी वो इंटरेस्ट सस्टेनिंग है। मतलब इंटरेस्ट ने मुझे बहुत ड्राइव किया है और मैं आज भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बड़ा इंटरेस्ट आता है, देखते हैं क्या चल रहा है इस दुनिया में। और एक बहुत इच्छा थी मेरी कि अच्छा 5 अटेम्प्ट्स लग गए ये सीखने में, पर मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जानूं कि वर्ल्ड काम कैसे कर रहा है और हम इवॉल्व कैसे हुए हैं, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। जैसे मैं कभी सुनता था यार फिजिकल डेफिसिट है, अब एज ए इंजीनियर मुझे इतना पता नहीं था, बट अब मुझे पता है। सो इंटरेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैंने हम बता रहा हूँ, इट वॉज अ फ्लो फॉर मी। सो मैं रिग्रेट बिल्कुल नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई की है। और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी हम लोग फ्रेंड्स बात कर रहे थे, हम सब सिलेक्ट हो गए हैं, काफी हमारे फ्रेंड में सर्कल में इस बार सिलेक्ट हुए। हम बात कर रहे थे एथिक्स की, तो हम लोग बड़े अच्छे से डिस्कस कर रहे थे, जबकि हम में से कोई भी अभी एग्जाम नहीं दे रहा है, फिर भी हम एथिक्स के डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये शो करता है अब जेन्युइन इंटरेस्ट। और ये चीज यूपीएससी में भी लिखी है, द वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट क्लियरली मेंशन किया गया है यूपीएससी के पर्सनालिटी टेस्ट में, जो क्वालिटीज चाहिए। सो प्लीज हैव दिस। एक चीज जो थी जो मुझे सस्टेन कर रही थी, वो थी मेरी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। क्योंकि मैं पढ़ रहा था, पढ़ाई मैंने कभी छोड़ी नहीं, और हर दिन मैं 6 घंटे जरूर पढ़ता था, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक कोटा मैं जरूर पूरा करता था। और जैसे पहले अटेम्प्ट में मैंने जब पर्सनैलिटी टेस्ट अपियर किया तो फाइनल लिस्ट में मेरा 17 नंबर से नहीं हुआ, दूसरा इंटरव्यू में मेरा 12 नंबर से नहीं हुआ, और अभी तीसरे इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गया। सो ये शो करता है कि आप कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हो। अगर आप इंप्रूव कर रहे हो तो देन यू कैन गिव योर अटेम्प्ट्स। पर ऐसा ना हो कि आप इंप्रूव नहीं कर रहे, पहले आप 18 नंबर से फिर 100 नंबर से नहीं हुआ। सो दिस इज बिट ट्रेजिक। अभी आपने बात की कि आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे थे। अगर हम जानना चाहिए, यानी कि आपकी जो स्ट्रैटेजी आपने अपनाई थी, इट वाज इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप वो स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर कर सके, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स लोग बना देते इस एग्जामिनेशन को, बट एक सिंपल स्ट्रैटेजी राइट डायरेक्शन में एग्जामिनेशन की डिमांड को समझते हुए, दैट इज ऑल व्हाट यूपीएससी वांट्स। मैं चाहती हूँ आप अपनी जो सिंपल स्ट्रैटेजी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारे से शेयर करें। ओके, मेरी स्ट्रेटजी काफी सिंपल थी। ये पहला ऐसा एग्जाम है जिसके लिए मैंने प्रिपेयर किया है अपनी लाइफ में। AIEEE या फिर ऐसे एग्जाम से ज्यादा प्रिपरेशन कभी नहीं किया है। मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्टेड था। स्पोर्ट्स से मैंने एक चीज सीखी थी, बास्केटबॉल हैंडबॉल से, कि चीजें जितनी सिंपल और इजी होंगी उतना ही बेनिफिट होगा। तो मैंने अपनी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी रखी। मेरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। मैंने सबसे पहले तो अपना स्केड्यूल बनाया, वो था 6 घंटे रोज पढ़ना है, 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना और 6 घंटे से कम भी नहीं पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। और संडे हमेशा फ्री होगा, जिससे मैं अपनी हॉबीज और एक्टिविटीज, जैसे मैं बड़ी कैलीग्राफी करता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, वो करूंगा, दोस्तों से मिलूंगा और एंजॉय करूंगा अपनी लाइफ। संडे फैमिली के साथ बैठूंगा। और पर मंडे टू सैटरडे देयर इज नो इंटरफेरेंस, दैट इज अ डिसिप्लिन। ये मेरे वीक शेड्यूल था। और दूसरी चीज ये थी कि मैं काफी, मतलब जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा ऐसा था, सुबह उठते से ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, 2 घंटे ऑप्शनल के लिए, और फिर 2 घंटे जीएस के लिए, और 1 घंटा प्रैक्टिस। दैट्स इट, इससे ज्यादा मैंने पढ़ाई करी नहीं। और मैं एक और चीज मैं बताता हूँ कि मेरी गाइडिंग लाइट मेरे पूरे उसमें, जो ये तीसरा पॉइंट है, वो है सिलेबस। मैं सिलेबस को अपने पेरेंट्स जैसा रिस्पेक्ट करता था। मुझे अभी भी याद है कि मेरा सिलेबस बहुत ही चिपका हुआ है एक मेरी दीवार पे, वही पढ़ता था मैं, उससे अलावा मैंने कहीं नहीं पढ़ाई की। एक भी कोई भी टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है आउट ऑफ सिलेबस। और दूसरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड जैसे थे, वो मुझे गाइड करते थे, हाँ ये पढ़ लो। तो जैसे मैं इंडियन पॉलिटी की बुक किताब उठाया तो सबसे पहले पार्लियामेंट पढ़ता था, क्योंकि पार्लियामेंट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। सो इस तरीके से मेरी बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी। और ये स्ट्रेटेजी की वजह से मैंने कोचिंग ली नहीं, मैं जीएस की कोचिंग नहीं ली थी। और उससे मेरे को काफी बेनिफिट हुआ, क्योंकि मेरे बड़े ओरिजिनल थॉट एक आंसर में मैं लिखना स्टार्ट किया। और ऐसे में या जीएस जनरल स्टडीज में मेरे काफी हाई मार्क्स आते थे इसकी वजह से। सो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। संदीप जी, अभी आप बात कर रहे थे जो गाइडिंग लाइट होती है, बिल्कुल सिलेबस होता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइमर्स रहते हैं, सिलेबस अपने आप में एक काफी कॉम्प्लेक्स चीज लगती है उन्हें। किस तरीके से उन्हें सिलेबस को परसीव करना है? ओके, देखिए, एज ए इंजीनियर मेरे पास कोई भी एक सोशल, एक वो जो बैकग्राउंड होता है वो तो था ही नहीं।
तो मैंने जब सिलेबस देखा था तो मुझे आज भी याद है कि मेरे को इतना कॉम्प्लेक्स लगा नहीं। सिलेबस बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, वो दिखता है ऐसा है कि बड़ा सा है, पर ऐसा नहीं है। तो काफी कॉन्साइज तरीके से यूपीएससी ने लिखा है कि यार GS3 है, तो GS3 में सबसे पहला गवर्नमेंट बजटिंग है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे लिस्ट है। तो कॉमा कॉमा करके टॉपिक्स बड़े छोटे छोटे लिखे हुए हैं, उनके शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, 1-2 पेज के बस, है ना, उससे ज्यादा के नहीं, क्योंकि वो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे जब आप एग्जाम देने जाओगे। रिवीजन के लिए सिर्फ 1 से 2 नोट्स बना लीजिए। और ये जान जाइए, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन है, अगर लिखा है सिलेबस में, आपको ऐसा लगेगा यार ये बहुत बड़ी चीज है, आप देख लो उसकी डेफिनेशन अपने नोट में लिख लो, और उस डेफिनेशन के थ्रू क्रिटिकल एनालिसिस से आंसर करो, क्योंकि वो अप्लाइड आंसर होते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिलेबस से होगी। और सिलेबस आप ऐसे कर सकते हो, इसे हम कहते हैं टॉपिक सेंट्रिक अप्रोच। संदीप जी, अभी आपने बात की कंसेप्चुअल क्लैरिटी की और एनालिटिकल अप्रोच की। अगर हम मेंस में भी देखें तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनालिटिकल क्वेश्चंस ही होते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थ्योरी तो मगअप कर जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी जैसे हमने बात की एनालिटिकल, किस तरीके से एनालिटिकल अप्रोच उन्हें डेवलप करना है? वेल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। क्रिटिकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल, मैं अपनी अगर बताऊं तो जब मैं कॉलेज में था तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। उस टाइम वो पूछा था एक क्वेश्चन कि बैटल ऑफ पानीपत पानीपत में ही क्यों हुआ। मुझे वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा, और रटने में मैं कभी अच्छा था नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही एनालिटिकल एग्जाम है, इसको मैं जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें पॉइंट्स जनरेट करने होंगे, आइडियाज जनरेट करने होंगे। तो मैंने किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे डेवलप कैसे करते हैं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर ये रोड लर्निंग का एग्जाम होता तो आप मुझे लिस्ट में नहीं देखते, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, बिकॉज मैं रटना मेरी ब्लड में नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। मैंने कैसे किया था, क्या है, हमेशा आप अपने आप को, जो भी पढ़ रहे हो, उसे अपनी जिंदगी से, अपनी सोसाइटी से रिलेट करना स्टार्ट करो। जैसे कि अभी हमने जैसे हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज की, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो आप देखिए कि क्या आपके गांव में रोड है क्या। इस तरीके से जब आप रिलेट करना चालू करेंगे, आप ऑन एनालिसिस अपने आप हो जाएगा आपका। आप समझ जाओगे कि रोड है, रोड क्यों है, कैसे बनेगी, कौन बनाता है, ये सारी चीजें आपकी बहुत क्लियर होती हैं। तो देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब यही होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और उसकी पॉजिटिव नेगेटिव चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड सब कुछ समझ सको। इसके लिए आपको सोसाइटी में उतरना ही पड़ेगा, ये कमरे में बैठ के थ्योरी में नहीं होता है। तो इसीलिए मेन सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप प्लीज एक हफ्ता में 2 घंटे जरूर जाइए कहीं स्लम में, जैसे मैं करता था। आई यूज्ड टू मेंटर स्लम चिल्ड्रन इन दिल्ली। आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट उठा लो, रूरल डेवलपमेंट का कोई कुछ कर लो। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, वो अपनी डॉक्टर जो वो है वो प्रैक्टिस करती है मेडिसिन। सो आप अपनी कुछ ना कुछ चीजों में अपने आप को रखो इन्वॉल्व करके। एक्चुअली में क्या होता है, कुछ अटेम्प्ट्स के बाद ना लोग बहुत ही मतलब एकदम अपने आप को बंद कर लेते हैं, और उन सोसाइटी ने तो क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप नहीं होता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, उससे आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होती है। बड़ा एनालिटिकल रहता है, काफी इंटरेस्टिंग होता है। संदीप जी, ये तो हमने एग्जामिनेशन को किस तरीके से समझना है और अटेम्प्ट करना है। अब हम पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ आते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट आपने 3 बार दिया है और 3 बार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपने आपने देखी है। या या किस तरीके से प्रेजेंट करना है और इनिशियली कहाँ आपकी चूक रह जाती थी जो इस बार आपने उसको, उस वॉइड को फुलफिल किया है? या एक्चुअली मेरा कभी प्रीलिम्स और मेंस कभी इशू रहा नहीं, क्योंकि मेरी क्रिटिकल ये एनालिटिक जो हम बात कर रहे थे, इंटरेस्ट से मैं कर लेता हूँ इसको। बट पर्सनैलिटी टेस्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हुआ, मेरे को काफी कम टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए। 30 डेज में मेरा इंटरव्यू था। और मेरे बोर्ड के चेयरमैन BS बस्सी सर थे। सो उनका काफी स्ट्रेसफुल इंटरव्यू होता है, और मैं स्ट्रेस को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाया। सो आई वॉज अनएबल टू हैंडल द स्ट्रेस। वो कह रहे थे कि यू आर एन इंजीनियर, आपको इतनी सिंपल सी चीज नहीं पता है, जैसा वो। और जब मैं बाहर आया इंटरव्यू से, तब मुझे समझ में आया कि ये तो जनरल है, वो सबके साथ ऐसा ही करते हैं, चाहे आपने कैसा भी आंसर दिया हो। द इम्पोर्टेंस जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो उसको, एक हैप्पीली और एक पॉजिटिवली कि सर मुझे नहीं आता, मैं सीख लूंगा आगे। ये अप्रोचेस जो होती हैं ये मैंने सीखी, और ये मैंने अपने आप को, जैसे मैंने बोला, सोसाइटी में इन्वॉल्व करके सीखी। तो
इससे मुझे काफी बेनिफिट मिला कि मैं अपने आप को वो करूंगा तो मुझे वो चीजें मिली। अब स्ट्रेसफुल कंडीशंस आई मेरी वर्क में, जैसे स्लम एरियाज में, तो उसको मैंने हैंडल किया, तो फिर नेक्स्ट इंटरव्यू मेरा अच्छा गया। फिर मैंने एक डी से मतलब एक स्कोर जिसमें सिलेक्शन हो जाता है, 165 163 आए थे मेरे, उससे सिलेक्शन हो जाता है। और तो मैंने वो इम्प्रूव किया। अब ये वाले अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, भारत भूषण व्यास सर का बोर्ड था। तो मेंस तक आप एक कमरे में बैठे हो तो चलेगा, ओके, बट मेंस के बाद आपको कमरा छोड़ना है और सोसाइटी में घुसना है, तभी आपके नंबर आएंगे। एज मेरे लिए तो यही चला है। दिस इज वेरी वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एवरीवन शुड डू इट। संदीप जी, आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि अगर आपको पर्सनालिटी टेस्ट एस करना है तो आपको सोसाइटी से जुड़ा हुआ इंसान अपने आप को प्रेजेंट भी करना होगा और आपको काम भी करना होगा, ताकि जो व्हाट यूपीएससी बोर्ड इज लुकिंग फॉर वो आप पर्सनालिटी क्वालिटीज आप में झलक के आए। संदीप जी, हमने आपसे एग्जामिनेशन की बात की और आप एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। जो लोग इस प्रिपरेशन को छोड़ रहे हैं या फिर अपने लास्ट अटेम्प्ट में हैं, वो आप उनको एक मोटिवेशन देते हैं कि आप इंटरेस्ट सस्टेन करिए, अगर आपने मेहनत की है तो आपका जरूर होगा। Thank you so much, and something that you want to say to everybody? मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहूंगा, मैं एडवाइस देना चाहता हूँ। मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जिनका 6th अटेम्प्ट था, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका 6th अटेम्प्ट था, उनका नहीं हुआ, और वो दुख क्या होता है वो तो हमें पता है। खैर, मैं ये बोलना चाहूंगा उनको कि आप किसी भी एंगल में फेलियर नहीं है। तो कईयों बार मैंने ऐसी बात सुनी हुई है कि यार मैं यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाया, भले ही वो अपने अपने एक जगह पर बड़े ऑफिसर्स हैं और बहुत ही बड़े पद पे हैं, बहुत बड़ा पैकेज है, पर तब भी यार मैं यूपीएससी क्लियर नहीं कर रहा, और वो जिंदगी भर एक रिग्रेट लेके चलना, आई डोंट थिंक दैट इज द राइट थिंग। ओके, ये एग्जाम ऐसा ही है, इंटरव्यू के बाद ये लक पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, और ये कोई फेलियर नहीं है, और ना ही जो हम हो गए हैं तो हमारे लिए ये सक्सेस है, सब बराबर ही है। सो प्लीज डोंट डू इट, बिकॉज माय फ्रेंड्स को मैंने जब कंसोल किया था तो मैं चाहता था कि सबको भी पता चले। सेकंड, ये जिनके पास अटेम्प्ट है, तो अगर आपका क्लैरिटी ऑफ पर्पस है कि यही करना है और आप बहुत क्लियर हो कि क्यों करना है, तो आपको 6th अटेम्प्ट तक इसको करना है। ओके, मैंने भी यही किया और मुझे मिल गया वो। ओके, सो हार नहीं माननी है, किसी भी एंगल में नहीं माननी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा है तो प्लीज डोंट गो फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, क्योंकि मैंने देखा है 1-2 अटेम्प्ट के बाद सब स्टेट, और मैंने कुछ कुछ को देखा है कि ग्रुप डी के भी फॉर्म भर रहे हैं, इंजीनियर्स एंड एमटेक, एंड दे आर फिलिंग द फॉर्म्स ऑफ ग्रुप डी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम कैसे हो गया? मतलब हाउ कैन यू डू दिस? सो देयरफॉर मैं ये कहना चाहता हूँ कि डू जस्टिस टू दैट हार्ड वर्क दैट यू डिड यार। सो देयरफॉर प्लीज, अगर क्लैरिटी ऑफ पर्पस है और मुझे यही करना है, 6 अटेम्प्ट तक जाना है, कुछ नहीं करना, अनएम्प्लॉयड रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना पर्पस, और अगर पर्पस क्लियर नहीं है, हाँ, तो फिर जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आज ही डिसाइड कर लो कि है या नहीं है, और नहीं है तो आराम से यू कैन गो ऑन, है तो देर इज नो अल्टरनेटिव, डोंट सी इट, जस्ट गो फॉर इट। और हाँ, एक और एडवाइस मैं देना चाहता हूँ प्लीज, मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि एक बार हम एक आर्टिकल में डिस्कस कर रहे थे, हम सारे सिलेक्टेड लोग, अभी जस्ट रिसेंटली बात हो रही थी कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस देश में अराउंड 20 लाख लोग हैं। ओके, 20 लाख जो है, मतलब जिनके दिमाग में, और अभी स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे हमने सीए टॉपर्स और सीबीएसई टॉपर्स को भी देखा कि हम आईएएस बनना चाहते हैं और ऐसा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाओ यार, इतने टैलेंटेड और जीनियस लोग हैं। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, प्लीज, जिस दिन आप ये डिसाइड करते हो कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, ये सर्विस है, जॉब नहीं है, सो प्लीज उस दिन से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो। ओके, इतने ब्रिलियंट माइंड्स, 20 लाख ब्रिलियंट माइंड्स ही सोचते हैं यूपीएससी के बारे में। अगर आप अपनी अपनी जगहों पर एक एक घर या कहीं कहीं भी कोई स्लम या कोई विलेज डेवलप करोगे, तो आई एम टेलिंग यू, कंट्री कितनी आगे जा सकती है। जो हम पर्पस के लिए हम सब ये काम कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू है, हम है, वो क्लियर हो जाएगा। सो मेरी अपील है, द डे यू डिसाइड, गो फॉर द सोसाइटी एंड स्टार्ट डेवलपिंग अपनी कोई भी कैपेसिटी में, चाहे आप 100 रुपए या 20 रुपए से स्टार्ट करो, प्लीज डू इट, प्लीज। आप जब इंटरव्यू में घुसते हो और ये बोलते हो मुझे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर 5 साल से आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में भी अच्छे नंबर नहीं आएंगे। ओके, सो प्लीज 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 डू इट।
do for the society. Let us develop our country. Thank you so much, Sandeep ji, for joining us in this interview session. Ending it on a very positive note कि अगर आप इस preparation में भी हैं, तब भी आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ society को जरूर contribute करें. Thank you, and the entire team wishes you all the very best. Thank you so much for giving me the opportunity. Thank you so much.